Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे और यहां पर आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, काफी ज्यादा चर्चा में है, बहुत सारे न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बात करी गई है लेटरल एंट्री के बारे में। अब इस आर्टिकल को समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है यूपीएससी की। तो यूपीएससी कुछ पोस्ट निकालता है। इस बार यूपीएससी ने 30 पोस्ट निकाली हैं, ठीक है, 30 जॉब्स निकाली हैं। किसके लिए? प्राइवेट मेंबर्स के लिए, कि अगर कोई भी प्राइवेट में कोई भी मेंबर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल एंट्री। यानी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट मेंबर्स के लिए जॉब्स निकालती है, कुछ मतलब बहुत कम पोस्ट निकालती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल एंट्री। इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं होता, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपका टैलेंट चेक करा जाता है। ओके, तो वही हुआ है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया, अपने एप्लीकेशंस छोड़ दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, कि अब जो है आप लोग अपने जो एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो और इस कैटेगरी में, इस लाइन में लग सकते हो। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा, पूरे कंट्री में से हम लोग देखेंगे भाई कौन सा बंदा टैलेंटेड है, ठीक है, कितना मोटिवेशन भरा है उसके अंदर, वो हमारे कंट्री को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितना उसके अंदर प्रोत्साहन है कि वो क्या क्या कर सकता है हमारे कंट्री के लिए। तो उसको यहाँ पे चूज़ करा जाएगा एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर, लेकिन कोई इसका एग्जाम नहीं होगा। तो यूपीएससी बेसिकली इसके लिए 30 पोस्ट लेकर आया है। जो 7 पोस्ट हैं, ठीक है, 7 जॉब तो आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी की मिलेगी और 27 जो है वो डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे यूपीएससी का स्टार्टिंग में नाम लिया था तो आप लोग सोच रहे होंगे यार बिना एग्जाम के आईएएस बन जाओगे, तो भाई ऐसा नहीं है। आईएएस की सर्विस नहीं लेकर आए हैं, बहुत आप कह सकते हो लो कैटेगरी की सर्विस लेकर आए हैं। 3 पोस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी की और 27 हैं किसकी? डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब अगर हम बात करें तो चर्चा में है, क्यों चर्चा में? इसलिए है क्योंकि इस पे विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है क्योंकि इस पोस्ट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर रिजर्वेशन तो होना चाहिए था, यानी कि एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसीज के लिए पोस्ट्स अलग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब दूसरी बात और कान खोल के सुन लो। अब आप सोच रहे होगे यार बिना एग्जाम दिए जॉब लग जाएगी, ठीक है, तो बिना एग्जाम दिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, तो भाई ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल के लिए काम कर सकते हो अंडर दिस जॉब और फिर उसके बाद आप वापस से अपने प्राइवेट की तरफ भाग सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली लेटरल एंट्री का ये मतलब है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, ट्राई करती है बीच बीच में कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो भी टैलेंटेड बंदा है, कुछ हटकर कर सकता है, फ्रेश माइंडेड है, तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे नेशन के प्रति। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर इस टाइप की जॉब्स निकाली जाती हैं। तो अगर हम बात करें जो ये पोस्ट्स हैं ये अनरिजर्व्ड है, इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सभी कैटेगरीज जितने भी हमारे, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, चाहे वो ओबीसीज हो, सभी के लिए यहाँ पर ये ओपन है। ओके, अब इस टाइप की जॉब हमने स्टार्ट कब करी थी? 2017 फरवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये हमने लेटरल एंट्री की जॉब्स को कंडक्ट कराना। अब इसके पीछे का बेसिक एक पर्पस ये है कि लेटरल रिक्रूटमेंट का एक मेन मकसद है कि आप क्या कर सकते हो, एक फ्रेश टैलेंट को देख सकते हो। जो बंदा काम कर रहा है वो तो पहले से ही गवर्नमेंट में काम कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आप प्राइवेट से किसी फ्रेश माइंडेड को उठा सकते हो, किसी टैलेंटेड बंदे को उठा सकते हो जो कि हाँ लगता है उसके अंदर एक पैशन भी है, वो करना भी चाहता है और हमारे कंट्री के लिए कुछ अच्छा करके भी देगा, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर एक काम करा जाता है। ओके, तो ये था लेटरल एंट्री के बारे में, आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के बारे में। तो स्कैट यहाँ पर बोला जा रहा है, तो स्कैट लेकर हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो बेसिकली जो स्कैट है एक टीम है हमारे इंडिया के अंदर, ये एक एयर शो परफॉर्म करने वाली है। एयर शो क्या होता है आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पाओगे। तो इस टाइप का शो होने वाला है कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका के अंदर। तो 3 मार्च से 5 मार्च तक ये शो कंडक्ट होगा। क्यों भाई, क्या खास बात है? खास बात यह है कि जो श्रीलंकन एयरफोर्स है उसकी 70वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा और
उसके तहत जो इंडिया की यहाँ पे ये टीम है ये पहुँचेगी श्रीलंका और इस तरीके का शो कंडक्ट करवाएगी, इस तरीके का शो को परफॉर्म करेगी। ओके, तो भाई यहाँ पर ये पहला ऐसा परफॉर्मेंस होने वाला है स्केट टीम का जो कि आउटसाइड द इंडिया होगा। इंडिया में ही पहले इस तरीके के परफॉर्मेंस देखने को मिलते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा इंडिया से बाहर जाकर यानी श्रीलंका में इस टाइप का शो कंडक्ट करवाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ऐसा पहले जो अर्लियर जो स्केट टीम है ये टूर करके आई थी श्रीलंका में, जब श्रीलंका की आर्मी का 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी 2001 में, तब यहाँ पे ये टीम टूर करके आई थी। लेकिन अब यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला है इस बार। ओके, उसके बाद यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो टीम है इसको फॉर्म कब करा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। इस टीम को फॉर्म करा गया था 1996 में विद किरण MK2 एयरक्राफ्ट। पहले यहाँ पर किरण MK2 एयरक्राफ्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 2015 में हमने चीज़ों को बदल दिया। 2015 में हमने हॉक जेट को लिया है। ठीक है, क्या होता है, हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स हम लेकर आ गए और फिर उस तरीके से हम लोग चीज़ों को डेवलप कर सकते थे। पहले हम लोग ये एयरक्राफ्ट यूज़ करते थे, बाद में हम लोग हॉक जेट को लेकर आ गए हम अपने इस एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस कैट की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसका नाम है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये वाला कुछ खास नहीं है बट आपको जो है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। गैपियो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको इस बॉडी के बारे में बता सकूँ। तो गैपियो की फुल फॉर्म है ग्लोबल एसोसिएशंस ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ऑरिजिन। फिजिशियन कौन होता है, डॉक्टर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे डॉक्टर्स के लिए वर्क करता है। तो अभी हुआ क्या, रिसेंटली न्यूज़ के अंदर क्यों है ये, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं इन्होंने एड्रेस कर दिया है इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये जो मीटिंग है, यहाँ पे मीटिंग होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्यों मीटिंग हो रही है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक है, इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी फिजिशियंस होंगे हमारे भारत में, जो भी डॉक्टर्स होंगे, उनकी यहाँ पे मीटिंग होने वाली है अंडर दिस बॉडी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो गैपियो है इसके बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं होता। इसको बनाया गया था 2011 में। और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कुछ इसके चेयरमैन्स वगैरह कौन कौन है। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी इसके चेयरमैन, यहाँ पर ये हैं डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। उसके बाद चेयरमैन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप इज़ द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गोपियो। तो यहाँ पे जो ये गैपियो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है गोपियो तो ये गैपियो है, इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो उसके चेयरमैन कौन है, वो यहाँ पर ये हैं। और दूसरी बात आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ये कौन है, जो डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी हैं, ये अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके जो गैपियो है इस बॉडी के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और यहाँ पे पर्सनालिटी आ जाता है डॉक्टर सांकू राव। तो ये भी एक पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं AAPI के, जो कि USA बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब अभी अब बेसिकली जो गैपियो है इसके अंडर में काम करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाम आपको जो याद रखना है वो है गैपियो की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम में बन सकता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है वो ये है कि लगभग हम लोग 1.4 मिलियन डॉक्टर्स को, जो भी हमारे भारत के हैं, इन इंडियन ओरिजिन इन द वर्ल्ड ऑन वन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आएँ और फिर उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग जो है बात करें। और ये जो गैपियो है इसे हम लोगों ने बात करा अभी 2011 में इसको बनाया गया था। तो लगभग 10 जो है इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और 9 जो है मिड ईयर कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं जब से ये बना है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 10 कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है इस तरीके की। लेकिन अब की बार जो कॉन्फ्रेंस है वो थोड़ा सा अलग है। अब की बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लोग घर पे बैठ के अपने जहाँ पे भी वो बैठे हैं वहाँ से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर नागालैंड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखो कुछ गांव हैं नागालैंड के अंदर जिन्होंने अपना पुराना ट्रेडिशन अपनाते थे। अगर किसी ने गलती करी है तो उसे सज़ा दी जाती थी, किस तरीके से, ऐसे खुजली घर में डालकर। ठीक है, एक खुजली घर बना दिया जाता है, इसके अंदर इंसान को डाल दिया जाता है एक दिन के लिए, उसको खुजली से यहाँ पर परेशानियाँ होती रहती हैं। तो बेसिकली उसके बारे में बताया गया है। कुछ विलेजेस हैं नागालैंड के अंदर जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशन था ये वापस से रिवाइव कर रहे हैं, यानी इस ट्रेडिशन को वापस से लाया जा रहा है नागालैंड के अंदर। होता क्या है, कुछ ऑफेंडर्स हो गए, कुछ वॉयलेटर्स हो गए, जो भी यहाँ पर रूल्स वगैरह रेगुलेशंस जो भी लॉ हैं नागालैंड के उनको अगर तोड़ता है
तो क्या होगा, उसको इस खुजली घर के अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये खुजली घर किससे बनाया जाता है, वहाँ पे एक लोकल ट्री पाया जाता है जिसका नाम है लॉक्स ऑफ मसंग फंग। तो इससे जो है यहाँ पे ये खुजली घर बनाया जाता है और लगभग एक दिन के लिए इसके अंदर ही छोड़ दिया जाता है अगर कोई कानून वगैरह वहाँ से तोड़ता है तो। और उसके बाद आप लोग देख पाओगे ये जो खुजली घर है इससे होती है काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ। दूसरी बात, जो नागालैंड की कम्युनिटी है ये अलग अलग नाम इस्तेमाल करती हैं। कोई खुजली घर इस्तेमाल करता है, जैसे कि नागालैंड में एक कम्युनिटी आती है आउस कम्युनिटी, वो क्या कहती है इसको शिक्की, दैट मीन्स फ्लैश हाउस। यानी कि जो खुजली घर है इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है नागालैंड के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा। और यहाँ पे जो ये खुजली घर है इसमें किसी भी पर्सन को डाल दिया जाता है और इस घर को बिल्कुल गांव के जो टाउन है उसके बीचों बीच बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया देख सके इसको। ओके, ना उसका जाता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उद्घाटन करने वाले हैं इस मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का। ठीक है, तो ये जो समुद्री, आप कह सकते हो समुद्री शिखर सम्मेलन, इसे अगर हम प्योर हिंदी में बोलें तो ये 2 मार्च को जो है इसका उद्घाटन होगा, यानी आज के दिन इसका उद्घाटन होने वाला है। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। नाउ जो ये मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 है इसको ऑर्गेनाइज कब करा गया था, पहले हम लोग जान लेते हैं इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाएगा इसको 2 मार्च से 4 मार्च तक यहाँ पे ये मीटिंग चलने वाली है, समिट चलने वाला है। और जो डेनमार्क होगा वो डेनमार्क एक पार्टनर बनने वाला है हमारा इस 3 दिन के समिट का। ठीक है, एक पार्टनर बनेगा, पार्टनर के तौर पे काम करेगा। अब ये जो समिट है इसके अंदर क्या होगा, देखो मैरी टाइम से नाम से समझ में आ गया, समुद्री से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड जितने भी काम होंगे। तो ये जो समिट है यहाँ पे इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है, जो भी समुद्री क्षेत्र है, उसको आने वाले 10 साल के लिए हम लोग कैसे कैसे काम कर सकते हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो बातें रखी जाएंगी इस समिट के अंदर। कैसे हम लोग अपने समुद्री एरियाज़ में अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये इंडियन मैरीटाइम समिट होने वाली है साल 2021 की, इसका उद्घाटन आज होगा ना। उसका नेक्स्ट आर्टिकल, इसके बारे में मैंने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी पढ़ाया था कि बात क्या है। PSLV C51 को हमने ये जो लॉन्च करा है और इसमें हमने कल लगभग 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसमें से एक ब्राज़ील की सैटेलाइट थी जिसका नाम था अमेजोनिया 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को बताना है PSLV की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, ये जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे थे इस रॉकेट के थ्रू, अब यहाँ पे सैटेलाइट में हम लोग एक बेसिकली पहले एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे। ध्यान से सुनना, करने वाले थे। कौन सा सैटेलाइट था? ये था पिक्सल इंडिया का आनंद सैटेलाइट। तो पिक्सल इंडिया का ये आनंद सैटेलाइट था जिसको हम लोग लॉन्च करने वाले थे, लेकिन कोई कमी आ गई तो इस सैटेलाइट को हम लोग लॉन्च कर नहीं पाए। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जो पिक्सल इंडिया है ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, अगर हम बात करें 2 साल से चल रहा है वहाँ पर। और ये पिक्सल इंडिया के नाम से याद रखना है, पिक्सल इंडिया का बनाया हुआ आनंद सैटेलाइट को हम लोग पहले लॉन्च करने वाले थे, जो हमने अभी संडे में एक रॉकेट लॉन्च किया है, 19 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, लेकिन वो नहीं कर पाए हम क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो अगर ये हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर देते तो इससे क्या फ़ायदा होता, पूरे के पूरे अर्थ की ये इमेजिंग, आप कह सकते हो पूरे के पूरे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कहलाती है ये। आप कह सकते हो पूरे ग्लोब की आपको पिक्चर्स देता है ये, बीम हाई रिजोल्यूशन इमेजरी देता। ठीक है, कुछ और भी डेटा देता जिससे हम लोग अपना क्लाइमेट चेंज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते थे, अपने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अर्बन प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एक सर्टेन सॉफ्टवेयर इशू हुआ था जिसकी वजह से ये सैटेलाइट को हम लॉन्च नहीं कर पाए। ओके, तो न्यूज़ के अंदर है, याद रखना है, पिक्सल इंडिया आनंद सैटेलाइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करी गई है गेमिंग के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो इस आर्टिकल खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। देखो हम लोग आर्टिकल तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है कभी पूछ भी लिया जाए। ठीक है, इस वजह से मैं 1-2 आर्टिकल ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको लगा देता हूँ यहाँ पर। तो बात करी गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग। तो गेमिंग के क्षेत्र में भाई यहाँ पर गेमिंग के लिए एक बॉडी बना दी गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है पूरी तरह से एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस, यहाँ पे एक बॉडी बनाने वाला है गेमिंग की, और ये कोलैबोरेशन करेंगे किसके साथ? IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये बॉडी बनाने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है, ना उसके बाद आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है कॉमन सरनेम की। तो जापान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो उसी तरीके से जापान के अंदर सरनेम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक पार्टी है जो कि अपोजिशन पार्टी है, उसने यहाँ पे स्टेप उठाया, आवाज़ उठाई कि भाई जापान के अंदर ये सरनेम वाली प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना चाहिए। देखो होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली वहाँ पे एक लॉ है पूरा का, आप कह सकते हो लीगल है
कि जो सरनेम है वो एक सा होना चाहिए। जो भी कपल हैं, स्पाउस हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, उन दोनों का सरनेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जापान के अंदर। ये एक बहुत बड़ा रूल है। तो रीसेंट पास्ट में अगर हम बात करें, जापान में बहुत सारी डिबेट हुई है इस चीज़ को लेकर, और जापान के सिविल कोड के अंदर अगर हम बात करें, जो मैरिड कपल्स हैं वो ज़रूरी है उनका सेम सरनेम होना चाहिए, ठीक है। अगर उनके डिफरेंट सरनेम है, उनका सरनेम अलग है, तो वो जो कपल होंगे वो इलीगल कहलाएंगे, ठीक है, जो उनके सरनेम्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको याद रखना है कि सरनेम जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों का सेम होना चाहिए, जो भी मैरिड कपल है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था 1896 में, मेजी एरा के टाइम पे, ठीक है। मेजी एरा का टाइम वो कौन सा टाइम था? 1868 से लेकर 1912 तक, इस टाइम पर ये जापान के अंदर ये सिस्टम लाया गया था। तब यहाँ पे बोला जा रहा है ये बहुत ज़्यादा मामूली था कि जो वेमेन है उस जापान के अंदर वो अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती थी और हस्बैंड की फैमिली का पार्ट बनने के लिए, तो उसके तौर पे यहाँ पर लेकर आया गया कि सेम सरनेम होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग देख पाओगे सेम सरनेम को लेकर ही जापान के अंदर बहुत सारी जो है जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे एक डेटा है, यहाँ पे जो हस्बैंड का सरनेम आप देखोगे, जो हस्बैंड का सरनेम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वाइफ का सरनेम जो है वो काफ़ी कम इस्तेमाल होता है। यानी कि मेल का सरनेम ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, मेल का सरनेम से ही सेम होता है वाइफ का सरनेम ज़्यादातर, ठीक है। जो वाइफ का सरनेम है वो काफ़ी कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली डेटा बताया गया और उसी को देखते हुए बताया गया जो जापान है वो जेंडर इनइक्वालिटी में काफ़ी आप कह सकते हो आगे रहता है। वहाँ पे जेंडर के बीच में इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है और उसी के बेसिस पे उसका एक डेटा है। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान को बोला जाता है उसकी बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है जेंडर इक्वालिटी के अंदर। अब मैं इक्वालिटी बोल रहा हूँ, अब इनइक्वालिटी नहीं बोल रहा, अब इक्वालिटी बोल रहा हूँ, यानी कि मेल और फीमेल को इक्वल लेकर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया था 2020 का, उसमें बताया जो जापान की रैंक है वो है 121 153 कंट्रीज़ के अंदर में से। तो 153 कंट्रीज़ में से 121 जो है जापान की रैंक है इसके अंदर, और इंडिया की रैंक थी 112, ठीक है, आउट ऑफ दी 153 कंट्रीज़। तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस है जेंडर इक्वालिटी के सेक्टर के अंदर। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस समाप्त। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।